दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप साइंस क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हाँ, वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है न्यूक्लियस किसका नियंत्रक होता है। न्यूक्लियस जो है वह किसका नियंत्रक होता है, ये आपसे पूछा। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कोशिका का। न्यूक्लियस को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। यह कोशिका की सभी क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय करता है। न्यूक्लियस में डीएनए और आनुवंशिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। यह पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विद्युत प्रवाह में प्रतिरोध का मात्रक क्या है। विद्युत प्रवाह में प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ये आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर बता दीजिए। तो विद्युत प्रवाह में प्रतिरोध का जो मात्रक है वह ओम है। ओम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए, जिसे ओमेगा से डोनेट करते हैं। ओम का जो चिन्ह है वह ओमेगा होता है। कुछ प्रमुख विद्युत इकाइयों से संबंधित आपको बताते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। विद्युत धारा की इकाई पूछता है आपसे, तो विद्युत धारा की जो इकाई है वह एम्पियर होती है। विभवांतर की इकाई की बात करें तो विभवांतर की जो इकाई होती है वह वोल्ट होती है। विद्युत शक्ति की इकाई वाट होती है। विद्युत ऊर्जा की इकाई किलोवाट घंटा होता है। विद्युत आवेश की इकाई कूलाम्ब होता है। और चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है, ये आप पूछ लेता है आपसे। तो चुंबकीय फ्लक्स की जो इकाई है वह वेबर होता है। यह पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है। ध्वनि तरंग जो है वह किस प्रकार की तरंग है, यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है अनुदैर्घ्य तरंग। ध्वनि तरंग जो है वह अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ध्वनि तरंग एक अनुदैर्घ्य तरंग होती है जिसमें कणों की कंपन दिशा तरंग की संचरण दिशा के समांतर होती है। ये तरंगे माध्यम जैसे ठोस, द्रव या गैस में चल सकती हैं, लेकिन निर्वात में नहीं। ध्वनि की गति सबसे तेज ठोस में, मध्यम द्रव में और सबसे धीमी गैस में होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पेट्रोलियम से गैस पृथक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। पेट्रोलियम से गैस पृथक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, आसवन कहलाती है। पेट्रोलियम से गैस एवं अन्य उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन, मोम आदि को अलग करने की प्रक्रिया को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं, जिसे आंशिक अवशन कहा जाता है। यह प्रक्रिया रिफाइनरी में भी होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है एथेनॉल का उपयोग किसके रूप में नहीं होता है। एथेनॉल का उपयोग किसके रूप में नहीं होता, यह आपसे पूछा। तो एथेनॉल का उपयोग ईंधन के रूप में होता है, सैनिटाइजर के रूप में होता है, पेय पदार्थ के रूप में होता है, परंतु कीटनाशक के रूप में नहीं होता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कीटनाशक के रूप में नहीं होता एथेनॉल का प्रयोग। एथेनॉल जिसका रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH, क्योंकि एथेनॉल ग्रुप का है, एल्कोहल ग्रुप का है। एथेनॉल एक रंगहीन ज्वलनशील तरल है। यह मुख्यतः इन रूपों में उपयोग होता है, ईंधन जैसे पेट्रोल में मिलाकर इसका उपयोग होता है, सैनिटाइजर में एंटीसेप्टिक गुणों के कारण, और मादक पेय पदार्थों में भी, परंतु यह कीटनाशक के रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जाता, जो इसका प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व मिलाया जाता है, ये आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए, क्रोमियम मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसकी मुख्यतः लोहा, क्रोमियम और निकेल होता है। क्रोमियम की मात्रा 10.5% या अधिक होती है, जो स्टेनलेस स्टील को जंगरोधी बनाता है, या स्टील को चमकदार, मजबूत और टिकाऊ भी बनाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, यह आपसे पूछा है। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वह सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। इसका जो रासायनिक अणुसूत्र है वह है NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र है। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों को फुलाने, एसिडिटी में राहत और साफ सफाई के लिए किया जाता है। इसे एंटी एसिड और साफ सफाई एजेंट के रूप में भी जाना जाता है। इसे गर्म करने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जो बेकिंग में उपयोगी होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है रक्त का पीला भाग क्या कहलाता है। रक्त का पीला भाग क्या कहलाता है, ये आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए। तो रक्त का पीला भाग जो कहलाता है वह प्लाज्मा कहलाता है। रक्त का जो पीला भाग होता है वह प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा रक्त का तरल पीला भाग होता है, जो रक्त का लगभग 55% भाग बनाता है। इसमें जल जो कि 90 से 92% पाया जाता है, उसके बाद प्रोटीन, ग्लूकोज, हार्मोन्स, गैस और विघटित लवण होते हैं। प्लाज्मा का कार्य शरीर में पोषक तत्वों, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करना होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है एटम बम की खोज किसने की थी।
एटम बम की खोज किसने की थी, ये आपसे पूछा है। तो एटम बम की जो खोज की थी वह ऑटो हान ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑटो हान ने एटम बम की खोज की थी। ऑटो हान ने 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज की थी, जो एटम बम के निर्माण का वैज्ञानिक आधार बना। ऑप्शन में दिया अल्बर्ट आइंस्टीन, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता सिद्धांत दिया और E बराबर MC स्क्वायर के द्वारा यह सिद्ध किया कि द्रव को ऊर्जा में बदला जा सकता है, लेकिन इन्होंने जो है एटम बम का आविष्कार नहीं किया था। केपलर जो है खगोलविद थे और उन्होंने ग्रहों की गति के नियम दिए। रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल और नाभिक की खोज की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा जीन की खोज किसने की थी। जीन की खोज किसने की थी, ये आपसे पूछा है। तो जीन की जो खोज की थी वह की थी ग्रेगर जॉन मेंडल ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जीन की खोज श्रेय ग्रेगर जॉन मेंडल को जाता है। इन्हें आनुवंशिकी का जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। या पूछ सकता है आपसे कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। उन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग करके लक्षणों के वंशानुगत संचरण के स्थापित किया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मानव रक्त समूह की खोज किसने की थी। मानव रक्त समूह की खोज किसने की थी, ये आपसे पूछा है। तो मानव रक्त समूह की जो खोज की थी वह कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मानव रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने 1901 में की थी। उन्होंने AB और O रक्त समूह की पहचान की थी। लैंड स्टीनर को इस खोज के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कौन सा हार्मोन तनाव के समय निकलता है। कौन सा हार्मोन तनाव के समय निकलता है, यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्टिसोल। कार्टिसोल जो हार्मोन्स है वह तनाव के समय निकलता है। कार्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, या जो है एड्रिनल ग्लैंड से स्रावित होता है। तनाव, संक्रमण या किसी संकट की स्थिति में शरीर की ऊर्जा, रक्तचाप व प्रतिरक्षा प्रणाली को नियंत्रित करने में सहायता करता है। इसका अत्यधिक स्त्राव नींद में कमी, मोटापा व उच्च रक्तचाप जैसी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मनुष्य की आंख में दृष्ट पटल पर कौन से कोशिकाएं होती हैं। मनुष्य की आंख में दृष्ट पटल पर कौन सी कोशिकाएं होती हैं, यह आपसे पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा छड़ी, जिसे ब्रूट्स बोलते हैं, और कोन, जिसे इंग्लिश में भी कोन से बोलते हैं। दृष्ट पटल क्या होता है, जिसे रेटिना बोलते हैं इंग्लिश में। तो आंख का वह भाग जहां पर प्रकाश की छवि बनती है उसे दृष्ट पटल कहते हैं। और रूट्स की बात करें, छड़ी कोशिकाएं की, तो यहाँ यह कम रोशनी जैसे रात्रि दृष्टि में देखने में मदद करती हैं। ये रंगों को नहीं पहचानती। बाकी जो कोन्स है, कोन कोशिकाएं उजाले में देखने व रंगों की पहचान में सहायक होती है। रेटिना की बात करें तो रेटिना पर बनी छवि हमेशा उल्टी होती है, जिसे मस्तिष्क सीधा कर लेता है। तो ध्यान रखिएगा यह भी पॉइंट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मानव शरीर में रक्त समूह AB किस प्रकार का होता है। मानव शरीर में रक्त समूह AB किस प्रकार का होता है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनिवर्सल रिसीवर होता है। AB रक्त समूह को सार्वभौमिक ग्राही या यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है, क्योंकि यह AB और O सभी रक्त समूह को बिना प्रतिक्रिया के ग्रहण कर सकता है। बाकी जो OH है उसे यूनिवर्सल डोनर भी कहते हैं। यूनिवर्सल डोनर कहते हैं OH ग्रुप को, ओ ग्रुप को जो कहते हैं वह यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, और यूनिवर्सल रिसीवर जो कहते हैं वह AB ब्लड ग्रुप को कहते हैं। या ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पौधों में जल परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है। पौधों में जल परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, जाइलम के द्वारा। जाइलम पौधों में जल और खनिजों के परिवहन का कार्य करता है, या मूल से पत्तियों तक जल को ऊपर की दिशा में पहुंचाता है। जाइलम मृत कोशिकाओं से बना होता है और यह एक तरफा परिवहन करता है। बाकी फ्लोएम जो है ऑप्शन में दिया है, खाद्य पदार्थ मुख्यतः शर्करा का पत्तियों से अन्य भागों में परिवहन करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ध्वनि तरंग किस माध्यम में सबसे तेज चलती है। ध्वनि तरंग जो है वह किस माध्यम में सबसे तेज चलती है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठोस में। ध्वनि तरंगें ठोस माध्यम में सबसे तेज गति से चलती हैं, फिर द्रव में और सबसे धीमी गति से गैस में, क्योंकि कणों के बीच का आपसी संचार ठोस में सबसे अधिक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है। विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल से। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है या अन्य नाम है वह एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है, या जल में घुलनशील विटामिन, या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करने और घाव बनने में मदद करती है। इसका जो स्रोत है प्रमुख रूप से वह है नींबू, आंवला, संतरा, टमाटर, अमरूद आदि। चलिए कुछ और प्रमुख विटामिन के रासायनिक नाम बताते हैं। विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम होता है थायमीन,
विटामिन B7 जिसका रासायनिक नाम होता है बायोटिन, और विटामिन B9 जिसका रासायनिक नाम होता है फोलिक अम्ल। बाकी विटामिन सी का तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछता है तो विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है, और विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मानव रक्त में कुल कितने प्रकार की रक्त कोशिकाएं होती हैं। मानव रक्त में कुल कितनी प्रकार की रक्त कोशिकाएं होती हैं, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, 3 प्रकार की आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं। मानव रक्त में 3 प्रकार की रक्त कोशिकाएं होती हैं। आरबीसी जैसे बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, रक्त कणिकाएं या हीमोग्लोबिन के लिए होते हैं, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं, सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। फिर दिया डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स जिसे बोलते हैं स्वायत्त रक्त कणिकाएं, रोग प्रतिरोधक प्रणाली का हिस्सा होता है, शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। और प्लेटलेट्स की बात करें तो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वह 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक, और प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है वह लगभग 7 से 10 दिन तक होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा चुंबकीय बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है। चुंबकीय बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है, आपसे पूछा। चलिए राइट आंसर बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लेमिंग का बायां हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम का उपयोग तब किया जाता है जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र में होकर विद्युत धारा वहन करता है और उस पर बल लगता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है डीएनए की 2 श्रृंखलाएं किसके द्वारा जुड़ी होती हैं। डीएनए की जो 2 श्रृंखलाएं होती हैं वह किसके द्वारा जुड़ी होती हैं, ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती हैं। डीएनए की 2 श्रृंखलाएं एक दूसरे से पूरक बेस ए और टी मतलब एडेनिन जो होता है वह थाइमिन से जुड़ा होता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, और जी और सी गुआनिन जो होता है वह साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये बॉन्डिंग डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना को स्थिरता प्रदान करती है। तो डीएनए की दो श्रृंखलाएं होती हैं वह हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन किस झिल्ली का हिस्सा होता है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है वह किस झिल्ली का हिस्सा होता है, ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लाज्मा झिल्ली का। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन प्लाज्मा झिल्ली का हिस्सा होता है। यह प्रोटीन कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों को आवागमन को नियंत्रित करते हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग कौन है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग कौन है, ये आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है एसए नोड, जिसे सिनोट्रियल नोड भी कहते हैं। एसए नोड को प्राकृतिक पेसमेकर भी कहा जाता है। यह हृदय की धड़कन की दर और ताल को नियंत्रित करता है। ऐसे नोड जिसे सिनोट्रियल नोड भी कहा जाता है, नोड हृदय के दाएं अलिंद्र में स्थित होता है। यही नोड विद्युत संकेत उत्पन्न करता है जो पूरे हृदय में फैलकर संकुचन करता है और रक्त पंप होता है। यदि ऐसे नोड कार्य नहीं करता तो एबी नोड या कृत्रिम पेसमेकर की आवश्यकता होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा लैक्टिक एसिड शरीर में कहां बनता है। लैक्टिक एसिड जो है वह शरीर में कहां बनता है, ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर चलिए बता दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मांसपेशियों में। लैक्टिक एसिड शरीर में तब बनता है जब मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती और ये अवायवीय शोषण करने लगती हैं, या कठिन व्यायाम या तेज दौड़ के समय मांसपेशियों में बनने लगता है। लैक्टिक एसिड के जमा होने से थकान और मांसपेशियों में दर्द महसूस होता है। बाद में यह लैक्टिक एसिड यकृत में जाकर ग्लूकोज में परिवर्तित हो सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न मानव नेत्र के रेटिना पर किस प्रकार की छवि बनती है। अभी हम लोग पढ़े हैं इसका। मानव नेत्र की रेटिना पर किस प्रकार की छवि बनती है, चलिए राइट आंसर बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वास्तविक और उल्टी बनती है। मानव नेत्र की रेटिना पर बनने वाली छवि वास्तविक, रियल और उल्टी इन्वर्टेड होती है। मस्तिष्क उसे उल्टी छवि को सही सीधा रूप पहचानता है। आंख का लेंस उत्तल होता है जो छवि को रेटिना पर केंद्रित करता है। रेटिना पर छवि बनने के बाद ऑप्टिक नर्व से मस्तिष्क तक संकेत जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा मनुष्य के शरीर का तापमान समान रूप से कितना होता है। मनुष्य के शरीर का तापमान समान रूप से कितना होता है, ये आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है, ये आपसे पूछा है। भोजन का पचाना, लार का उत्पादन, पानी का अवशोषण या भोजन को ग्रहण करना। चलिए बताइए बड़ी आंत का
कार्य क्या है? तो बड़ी आंत का जो कार्य है वह पानी का अवशोषण करना। बहुत लोग इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। भोजन को पचाना या बड़ी आंत का कार्य नहीं होता। अधिकतम लोग ऑप्शन ए टिक करके आते हैं। बड़ी आंत का मुख्य कार्य जो जल, पानी और लवणों का अवशोषण करना तथा अपशिष्ट पदार्थों को ठोस रूप में परिवर्तित करता है। यहाँ पाचन नहीं होता क्योंकि अधिकतर पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण छोटी आंत में ही पूरा हो जाता है। बड़ी आंत के जो भाग होते हैं सीकम, कोलन और रेक्टम होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है न्यूक्लियोटाइड का मुख्य घटक क्या है? न्यूक्लियोटाइड का मुख्य घटक क्या है ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन बेस, शर्करा और फास्फेट या न्यूक्लियोटाइड का मुख्य घटक है। न्यूक्लियोटाइड डीएनए और आरएनए का मूलभूत घटक होता है या 3 भागों से मिलकर बना होता है। नाइट्रोजन बेस एटीजीसी या यू से और पेट्रोसंकरा डीऑक्सीराइबोज या राइबोज और फास्फेट समूह से मिलकर बना होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है प्रकाश की गति को पहली बार किसने मापा था? प्रकाश की गति को पहली बार किसने मापा था ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, रोमर। रोमर ने प्रकाश की गति को पहली बार नापा था। ओले रोमर एक डेनिश खगोलशास्त्री थे जिन्होंने 1676 में पहली बार प्रकाश की गति को खगोलीय गणनाओं द्वारा मापा था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा है सर्जन ऑपरेशन में किस गैस का प्रयोग करते हैं? सर्जन जो होते हैं वो ऑपरेशन में किस गैस का प्रयोग करते हैं? चलिए राइट आंसर बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस लाफिंग गैस भी कहा जाता है या एक हल्के एनेस्थेटिक मूर्छा देने वाली गैस है जिसका प्रयोग सर्जरी या डेंटल ऑपरेशन के दौरान रोगी को बेहोश या शांत करने के लिए किया जाता है या दर्द को कम करती है और रोगी को अस्थायी बेहोश देती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रस ऑक्साइड। सर्जन ऑपरेशन में नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं जिसे हंसाने वाली गैस भी कहते हैं, लाफिंग गैस भी कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता किस अंग द्वारा नियंत्रित होती है? शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता किस अंग द्वारा नियंत्रित होती है आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, थाइमस ग्रंथि द्वारा। थाइमस ग्रंथि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को एक प्रमुख भाग है। यह ग्रंथि सीने के बीच स्थित होती है। थाइमस ग्रंथि का जो कार्य है वह टी सेल्स का निर्माण और परिपक्वता इसमें होती है और टी कोशिकाओं शरीर में रोगाणुओं से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यही टी कोशिकाएं शरीर में रोगाणुओं से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो ये रहे टॉप 30 साइंस के क्वेश्चन। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है पौधों में जल परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? पौधों में जल परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है, यह आज की वीडियो से प्रश्न है। इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताओ। कोई सुझाव हो तो अभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।